डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन पे आधारित है। टेक्निकल सेक्शन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस से महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन देखा जाएगा, जिसमें काफ़ी चैप्टर को कवर किया गया है। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चीजल यानी छेनी, एक छेनी का अनुप्रस्थ, एक छेनी का अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन प्रायः होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। षटभुज, दूसरा ऑप्शन दिया आयताकार, तीसरा दिया है अष्टभुज और चौथा दिया है वर्गाकार। तो जो एक छेनी या चीजल का जो इसका अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन होता है वह होता है अष्टभुज। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक टैप सेट में कितने सेट होते हैं? कितने सेट होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है 2, ऑप्शन सेकंड है 3, 4 और 5। तो एक टैप सेट में जो टैप होता है वह 3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक 11 केवी एसटी केबल यानी हाई टेंशन केबल, 11 केवी एसटी केबल को भूमि में डालने के लिए खोदी गई खाई की गहराई कितनी होती है? खोदी गई खाई की गहराई होती है। ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है 0.8 मीटर, ऑप्शन बी है 0.65 मीटर, यहाँ पे देखिए सब दशमलव लगा हुआ है। तीसरा है 0.1 मीटर और लास्ट ऑप्शन है 0.9 मीटर। तो देखिए 11 केवी एसटी केबल को भूमि में डालने के लिए जो गहराई खोदी जाती है उसकी जो गहराई होती है वो लगभग 0.9 मीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि डीसी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का प्रयोग हम डीसी के केस में करते हैं। डीसी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की पॉजिटिव तार होती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो तारें होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है छोटी, ऑप्शन सेकेंड है बड़ी, ऑप्शन थर्ड है बराबर और ऑप्शन फोर्थ है मोटी। तो
तो देखिए क्या कह रहा है, डीसी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की पॉजिटिव तारें होती है। तो देखिए कैपेसिटर काफ़ी प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हो गया, पीवीसी कैपेसिटर हो गया, माइका कैपेसिटर हो गया, पेपर कैपेसिटर हो गया। तो हर प्रकार के कैपेसिटर का अलग अलग यूज़ है। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रकार का कैपेसिटर होता है उसका प्रयोग हम डीसी के केस में करते हैं। तो डीसी में हमें पता है कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो उसी पॉजिटिव तार के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है। तो जो पॉजिटिव तार होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आपके आईटीआई की पूरे थ्योरी के सिलेबस से उठाया गया है, लगभग हर चैप्टर को कवर किया गया है। तो हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से धारिता ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ेगा, ऑप्शन सेकंड है घटेगा, ऑप्शन थर्ड है अपरिवर्तित, और चौथा है शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो संधारित्र हमें पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर में दो समान लंबाई और मोटाई के दो पैरेलल प्लेटें होती हैं और उन प्लेटों के बीच में हम इलेक्ट्रोलिटिक पदार्थ भरते हैं। और होता क्या है कि जब कह रहा है कि दोनों प्लेटों की बीच की लंबाई को हम बढ़ा दें तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होता है या धारिता होती है उसको दिखाया जाता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से दिखाया जाता है, जहाँ A क्या है प्लेटों की मोटाई है, एप्सिलॉन नॉट क्या है उसकी परावैद्युत है, जो हम डाइलेक्ट्रिक पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच में भरेंगे उसका परावैद्युत है, और D क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए ये दोनों प्लेट हो गए तो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है यह D है। ठीक है, और इनकी जो मोटाई है वह है A। तो कह रहा है कि अगर D के मान को हम बढ़ाएंगे, अगर D का मान बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर D का मान बढ़ेगा तो A एप्सिलॉन नॉट में अगर हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि थ्री फेज स्टार संयोजन में क्या सही है। देखिए स्टार कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है और आप 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि क्या सही है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि IL = √3IP, दूसरा है IL = IP, तीसरा है IL = IP/√3, और चौथा है IL = 3IP के बराबर। तो देखिए जो 3 फेज संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। आवश्यकता अनुसार हम कनेक्शन को स्टार में भी कर सकते हैं, डेल्टा में भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 फेज स्टार संयोजन में क्या सही है। तो जो स्टार संयोजन होता है, स्टार संयोजन से हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है और डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलता है। तो स्टार संयोजन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, VL = √3BP होता है, लेकिन जो लाइन धारा होती है वो फेज धारा के बराबर होती है। तो जो वोल्टेज होगा वह होगा VL = √3BP। अगर यहाँ पे वोल्टेज का रिलेशन दिया रहता तो हम इसको सही करते हैं, और जो धारा होती है IL = IP के बराबर होता है। और यही डेल्टा कनेक्शन में विपरीत हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा,
VL बराबर VP होगा, लेकिन IL बराबर √3IP के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण हमेशा किस कुंडलन में सप्लाई के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है निम्न वोल्टेज, ऑप्शन सेकंड है उच्च वोल्टेज, ऑप्शन थर्ड है निम्न और उच्च दोनों, ऑप्शन थर्ड है निम्न और उच्च दोनों को सप्लाई देंगे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण या ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का जो प्रयोग होता है वह आयरन लॉस के केस में होता है, लौ क्षति ज्ञात करने के लिए करते हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग हम ताम्र क्षति या कॉपर लॉस के लिए करते हैं। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण हमेशा किस कुंडलन में सप्लाई के द्वारा किया जाता है, तो यह लो वोल्टेज हो गया। तो ओपन सर्किट के केस में लो वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट के केस में हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, सप्लाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सूत्र है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सूत्र है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया है इजी इक्वल टू Pn∅/60, सेकेंड है इजी इज इक्वल टू Pn∅Z/60, तीसरा है इजी इज इक्वल टू Pn∅Z/60A, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा, देखिए डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह होता है Eg बराबर Pn∅Z/60 है, जहाँ P ये पोलो की संख्या n है, डीसी की जनरेटर का जो आर्मेचर घूम रहा है उसकी गति, फाई क्या हो गया फ्लक्स, Z हो गया चालक की संख्या, और ये हो गया समांतर पथ की संख्या। तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। पूछ रहा है कि किस लिए किया जाता है, तो करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है फ्लक्स की दिशा, फ्लक्स की दिशा ऑप्शन सेकंड है जनित्र के घूमने की दिशा, जनित्र के घूमने की दिशा
ऑप्शन थर्ड है धारा की दिशा, और लास्ट ऑप्शन है ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने में, जनित्र के घूमने की दिशा, धारा की दिशा और ईएमएफ की दिशा। तो देखिए जनित्र की दिशा यानी यह क्या होगा, मोटर की घूमने की दिशा होगी, यह होगा मोटर के घूमने की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, नहीं जनित्र सही है, जनित्र ही होगा कि घूमने की दिशा, धारा की दिशा, ईएमएफ की दिशा। तो दाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा, पूर्ण भार धारा की ऑप्शन ए है 10 से 20%, ऑप्शन बी है 1 से 3%, ऑप्शन सी है 6 से 12% और ऑप्शन डी है आपका 8 से 13%। तो देखिए एक ट्रांसफार्मर में जो नो लोड धारा होता है, फुल लोड धारा का कितना परसेंट होता है, 1 से 3% होता है। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा या नो लोड धारा होता है जो, वो फुल लोड धारा का कितना होता है, 1 से 3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन में टर्न अनुपात होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, कह रहा 1 संबंधे 2, दूसरा है 2 संबंधे 1, तीसरा है 1 संबंधे 1 और चौथा है 1 संबंधे 3। तो देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या समान हो, उसे हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उस स्थिति में जितना प्राइमरी साइड का वोल्टेज होगा उतना सेकेंडरी साइड का भी वोल्टेज होगा, दोनों के मान में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो जो टर्नों की संख्या होती है दोनों साइड में समान होता है, समान होने की वजह से वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक टर्नों में जो अनुपात होता है वह 1 संबंधे 1 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों में टर्नों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है, कह रहा कि स्कॉट संयोजन में न्यूट्रल बिंदु टीजर बिंदु या टीजर वाइंडिंग
को किस अनुपात में बांटता है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है 1/4, ऑप्शन सेकंड 1/2, ऑप्शन थर्ड है 1/1 और ऑप्शन फोर्थ है 1/3। तो जो न्यूट्रल, हमें पता है कि स्कार्ट कनेक्शन का प्रयोग सिंगल फेज को 3 फेज में और 3 फेज को सिंगल फेज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो स्कार्ट कनेक्शन में जो न्यूट्रल बिंदु होता है वह टीजर वाइंडिंग को किस अनुपात में बांटता है? तो यह 1/2 के अनुपात में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी रहती है। जुड़ी होती है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है चुंबकीय व विद्युतीय कनेक्शन, दूसरा है केवल विद्युतीय, तीसरा है आपका केवल चुंबकीय, लास्ट है भंवर धारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली तथा मैग्नेटिकली दोनों प्रकार से जुड़ा रहता है। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होता है। सिंगल वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, टैपिंग के द्वारा एक वाइंडिंग को ही, एक कोर पर ही हम क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग को स्थापित करते हैं और उसी को प्राइमरी और सेकेंडरी टैपिंग के द्वारा हम बना लेते हैं। तो कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है आपस में किस प्रकार से जुड़ा होता है? यह इलेक्ट्रिकली तथा मैग्नेटिकली दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। यह हो गया ऑप्शन ए। 14 नंबर देखिए, कह रहा है किसी भी मोटर के नेम प्लेट पर अंकित पावर है। आप देखे होंगे नेम प्लेट पर पावर शक्ति दिया गया होता है, तो वही पूछ रहा है कि नेम प्लेट पे जो पावर दिया जाता है किसी भी मोटर के नेम प्लेट पे, वो कौन सा पावर होता है हमें बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, शाफ्ट की आउटपुट शक्ति, सेकंड देखिए, कह रहा है कि कुल पावर, थर्ड देखिए कह रहा है इनपुट पावर, और फोर्थ है लास्ट ऑप्शन है इसका, कह रहा है ली गई पावर। तो देखिए, जो किसी भी मोटर के जो शाफ्ट पे पावर होता है, किसी मोटर के नेम प्लेट पे जो पावर होता है, वह शाफ्ट की आउटपुट शक्ति के बराबर होता है। उस शाफ्ट से हम कितना आउटपुट ले सकते हैं वह उस पावर को इंगित करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा कि शाफ्ट की आउटपुट शक्ति को वह निरूपित करता है या नोटेशन करता है या डिनोट करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन कराया जाए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कनेक्शन डीसी सप्लाई के बीच समांतर है। किसके समांतर है? ऑप्शन ए देखिए आर्मेचर, ऑप्शन बी है आपका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है आपका OLR जिसे ओवरलोड रिले कहते हैं, और ऑप्शन थर्ड है शंट फील्ड, ऑप्शन फोर्थ है शंट फील्ड। तो देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम क्या करते हैं, डीसी मोटर में मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो देखिए हमारा जो 2 पॉइंट स्टार्टर हो गया वो डीसी सीरीज मोटर के लिए होता है। जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया इनका प्रयोग हम कंपाउंड या फिर शंट फील्ड मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो देखिए क्या रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी का पूरा नाम क्या होता है? नो बोल्ट कॉयल होता है। एनवीसी कनेक्शन डीसी सप्लाई के बीच समांतर में किसके साथ जुड़ा होता है? तो आर्मेचर, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, OLR और शंट फील्ड। तो वह शंट फील्ड के साथ हमारा जुड़ा रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया आपके ITI के पूरे सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस से कुछ चुनिंदा 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस मिलेगा देखने को और सेकेंड ईयर का भी सिलेबस मिलेगा देखने को, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।